गोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। यह नारा पहाड़ की अस्मिता, संघर्ष और आत्मसम्मान की गूंज था। वर्षों की उपेक्षा से आहत लोगों ने अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर एक ऐतिहासिक जन आंदोलन खड़ा किया। गांव-गांव से उठी आवाज ने पूरे क्षेत्र को एक सूत्र में बांध दिया। इसी आंदोलन में अनगिनत संघर्षशील लोग आए, जिन्होंने राज्य निर्माण की लड़ाई को अपनी ताकत दी। उन्हीं समर्पित आंदोलनकारियों में एक नाम है नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत। ओम गोपाल रावत पूर्व विधायक ही नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के सक्रिय सेनानी भी रहे हैं। यह वह दौर था जब आज का उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग वर्षों से अलग राज्य की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि पहाड़ों की समस्याएं मैदानों में बैठकर नहीं समझी जा सकती। टूटी सड़कें, खाली स्कूल, बिना डॉक्टर के अस्पताल और सीमित रोजगार, इन सब ने आंदोलन की चिंगारी को भड़का दिया। 2 अक्टूबर 1994 गांधी जयंती का दिन हजारों आंदोलनकारी शांतिपूर्वक दिल्ली कूच कर रहे थे। जब वे मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पहुंचे तो हालात अचानक बिगड़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ और फिर गोलियां चलीं। इस दुखद घटना में कई लोग घायल हुए और निर्दोष जानें भी गई। उस समय ओम गोपाल रावत भी आंदोलनकारियों के साथ सक्रिय रूप से मौजूद थे और गोली लगने से घायल हुए। यह घटना उनके जीवन की टर्निंग पॉइंट बनी। संघर्ष उनके लिए सिर्फ नारा नहीं बल्कि निजी अनुभव बन गया। वे केवल रामपुर तिराहा तक सीमित नहीं रहे बल्कि पौड़ी के आंदोलन से लेकर मजूरी गोलीकांड जैसे विभिन्न चरणों में भी सक्रिय रहे, जहां अलग राज्य की मांग लगातार बुलंद होती रही। साल 2000 में जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तो उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। जनता के मुद्दों को जमीन से उठाकर शासन तक पहुंचाना ही उनका लक्ष्य रहा। अपने संघर्षशील अतीत के कारण वे आज भी जनहित और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से खड़े दिखाई देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद 365 में। मैं हूं योगेश धस्माना। आपकी बात संवाद 365 के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम एक खास कार्यक्रम के साथ, एक खास मुलाकात के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो सबसे पहले उत्तराखंड आंदोलन में अहम भूमिका उन्होंने निभाई। राज्य आंदोलनकारी वो हैं और उसके बाद वो बने राजनीतिज्ञ। जी हां, नरेंद्र नगर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक और अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार। जी हां, आज हमारे साथ ओम गोपाल रावत जी हैं। आज उनसे जानेंगे कि आखिरकार एक जो जन आंदोलन उठा था उत्तराखंड राज्य के लिए, उसके बाद आज हमारे राज्य को 25 साल पूरे हो चुके हैं। क्या ये दौर स्वर्णिम कहलाया जाएगा? उनकी नजर से, एक राजनीतिज्ञ की नजर से नहीं, एक जन आंदोलनकारी की नजर से, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की नजर से, क्या ये 25 साल उत्तराखंड के विकास के लिए बेहद अहम साबित हुए हैं या फिर उत्तराखंड वहीं खड़ा है उत्तराखंड राज्य बनने से पहले जहां खड़ा था? तो पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं ओम गोपाल रावत जी का। धन्यवाद आपका धस्माना जी। सर, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही जानना चाहेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आप हैं लेकिन उससे पहले आप राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब राज्य आंदोलन के लिए आपने एक कड़ा संघर्ष किया। वो बात चाहे गैरसैंण से शुरू हुए राज्य आंदोलन की हो और उसके बाद जो हमने देखा है कि उत्तराखंड राज्य पाने के लिए हमने कितना संघर्ष किया, कितना बलिदान किया है। आज हम 25 साल पूरे कर चुके हैं उत्तराखंड राज्य बने हुए और ये कहे कि उत्तराखंड राज्य एक युवा अवस्था में है। आपको क्या लगता है कि आज हम जिस स्थिति हैं, 25 साल का जो सफर हमने तय किया है, क्या हम उत्तराखंड को वहां पहुंचा पाए हैं जहां उसे पहुंचना चाहिए था? बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है। देखिए धस्माना जी, बिल्कुल हम लोग तो कतई एक आंदोलनकारी होने के नाते तो बिल्कुल कतई संतुष्ट नहीं है। आज चारों तरफ जो है हताशा और निराशा का वातावरण है। किन उम्मीदों को लेकर जो है इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हमारी 42 शहादतों को देने के बावजूद अस्तित्व में आए इस राज्य में आज वही लोग जो हैं हताशा की ओर चले गए हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर बड़ी उम्मीदों, क्या क्या सपने उन्होंने देखा था कि हमारा अलग राज्य बनेगा, हमको यहीं पे ही सारी सुलभता से बड़ी उससे जो है हमको सारी सुख सुविधाएं जो हैं यहीं पे मुहैया हो जाएंगी, लेकिन एकदम उसका उलट हुआ है।
आज वो तमाम आत्माएं जिन्होंने इस राज्य के लिए अपनी कुर्बानी दी, शहादतें दी, आज उनकी वो आत्माएं, वो पवित्र आत्माएं भी तड़प रही होंगी कि उन्होंने किस राज्य के लिए जो है अपनी कुर्बानी दी और यहाँ पर हो क्या रहा है। आज बड़ा दुख होता है हमको, और हमको जब लोग पूछते हैं कि ये तुम ही लोग जो हैं बड़े आंदोलनकारी बनते थे कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, और आज यहाँ पर हो क्या रहा है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है सर झुकाने के अलावा कि यार हो सकता है कि गलती हमसे हो गई। मैं आपको धस्माना जी बताना चाहूँगा, जब तक राज्य नहीं बना था उत्तराखंड के लोग मूल निवासी थे। कितना बड़ा धोखा हमारे इस उत्तराखंड के साथ हुआ कि हम लोगों ने राज्य बनाया और अब हम लोग ऐसे ही निवासी हो गए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई दूसरा हो नहीं सकता। और ये जितने भी हमारे इस देश में जितने भी राज्य हैं, ये उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो मूल निवासी नहीं है। सभी राज्यों के उनके अपने मूल निवासी लोग हैं। उत्तराखंड के साथ साथ बने हुए झारखंड और ये दूसरा जो ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था राज्य छत्तीसगढ़, 3 राज्य एक साथ बने थे, उनका अपना मूल निवास है। लेकिन ये पहला राज्य है उत्तराखंड जिसका अपना कोई यहाँ पे मूल निवासी नहीं है। तो सबसे बड़ा धोखा तो ये हमारे साथ हुआ। तो अब इसका जवाब कौन देगा? जब लोग हमसे पूछते हैं तो निरुत्तर हो जाते हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है कि इसका जवाब क्या दें। पहले हमारे सारे जल, जमीन, जंगल सब सुरक्षित थे। कभी जो है यहाँ पर गिद्ध दृष्टि किसी भूमाफिया की या किसी बाह्य लोगों की नहीं पड़ती थी। लेकिन आज ये तो आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपके पास तमाम खबरें आती होंगी। आज उत्तराखंड के सारे नाले खाले, जो अच्छी ज़मीनें वो तो बिकी चुकी हैं। नाले खाले तक जो हैं, जहां हमारे पहाड़ के लोग जो हैं अंत्येष्टि के लिए जो हैं जाते थे घाट पे, उन घाटों पे तक कब्जा हो गया है। वहां तक जो है बाह्य कहाँ के कोई पता नहीं है, सब जो है कब्जा हो गया है। अब कुछ बचा ही नहीं है। बात हम दूसरी चीज़ की करेंगे वो तो बहुत बड़ी बात है। पहले हमारे ये उत्तराखंड का स्वरूप ही जो है चेंज हो गया है। यहाँ पर पहले तो हमको अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई हो गई है अब कि हम लोग कैसे बचें। जी, जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य को आपने देखा था बनते हुए, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं हुआ। उसकी टीस हमेशा आपकी रहती है मन में, क्योंकि आपने जो है उत्तराखंड आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाई। आपने खुद जो है आपको खुद गोली लगी उत्तराखंड राज्य आंदोलन जब हुआ था। एक तो मैं चाहता हूं कि आप वो स्मरण हमें कराइए उस बात का, और वो चीज़ हमें बताइए कि जब आप वहां पर मौजूद थे आपके साथ क्या हुआ था, और अगर आप वहां पर नहीं होते तो एक बड़ी दुर्घटना या फिर और भी बड़ी त्रासदी उस दिन की हो सकती थी। अब तो इतना बड़ा जघन्य कांड था जिसको बयान नहीं करा जा सकता। और फिर एक तो मुजफ्फरनगर कांड, जहाँ मेरी गोली तो मुजफ्फरनगर कांड में लगी थी। लेकिन उससे पहले हम लोग जो हैं पौड़ी में घायल हुए, मसूरी में जब गोली कांड हुआ था तो कर्फ्यू तोड़ने के लिए जो है बाटा घाट में जो है हमारे साथ बहुत, अभी ये मेरे पूरे अभी हाथ सीधा नहीं होता, पूरे 32 रोड पड़ी हुई है अंदर, ये तो वहाँ हो गया था। गोली तो मुजफ्फरनगर में लगी, वहाँ हमको बिल्कुल उठा। वो तो रैपिड एक्शन फोर्स आती थी, अलग सी फोर्स थी वो, दंगा नियंत्रण वाले, इतने 6-6, 7-7 फुट के लंबे आदमी। हम पहाड़ी लोग तो हाइट में थोड़ा छोटे हो, हमको कुछ समझ ही नहीं रहे थे। वो तो ऐसे जैसे बंदर भगाने के लिए हम पत्थर फेंकते हैं ऐसे फेंक रहे थे, तो उठा उठा के नीचे डंगार में बाटा घाट में, ये मसूरी के पास जो है, बहुत मतलब वो मंजर आज हमको खुद जब वो कभी जहन में आता है तो कल्पना करने में ही रूह कांप जाती है। लेकिन उस टाइम अलग ही जुनून था सारे लोगों का कि अलग राज्य के लिए भाई कुछ ना कुछ तो हमको कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। वो मंजर तो बहुत भयावह था। मुजफ्फरनगर कांड में हमको गोली लगी, हम घायल हुए, उसका हमको कोई दुख और पीड़ा नहीं, हम शहीद हो जाते कोई गम नहीं होता। लेकिन जो हमारी माता बहनों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसका ताउम्र हमको जो है अफसोस रहेगा कि हम लोग उन अपनी माता बहनों की जो है इज्जत की रक्षा नहीं कर पाए। वहाँ पर बहुत
वो पीड़ा जो है ताउम्र जो है हम पे, हमारे मन मस्तिष्क में रहेगी कि हम लोगों के पास इतनी ताकत नहीं रही, या इतना जोश नहीं रहा, या इतना क्षमता हम पे नहीं रही कि हम अपनी माता बहनों की इज्जत वहाँ पर बचा नहीं कई बार पाए। क्या ये चीजें इमोशनल करती हैं? हाँ, ये तो अब मैंने कहा ना कि इनको अब सोचने भी, जहन में भी जो है बड़ी रूह कांप जाती है वहाँ पर। बस वो पीड़ा बहुत हमेशा सारे आपको लगता है कि ये टीस हमेशा एक राज्य आंदोलनकारी के मन में रहेगी कि जो दौर आपने देखा, जो पल आपने इमोशनल आप वहां हुए हैं, आपको लगता है कि जो न्याय मिलना चाहिए था उस त्रासदी के बाद, उस घटना के बाद, वो आज भी हम ढूंढ रहे हैं कि न्याय तो छोड़िए दसमाना जी, इन्होंने तो हमारे जख्मों में नमक कर मिर्च डालने का काम करा है इस सरकार ने, जो भी वर्तमान में चल रही है। आप ही बताइए, जब हम लोग उत्तराखंड आंदोलन में लड़ रहे थे 94 से लेकर, तत्कालीन जो है हम लोग जब अविभाजित उत्तर प्रदेश में थे तो वहाँ के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और केंद्र में कांग्रेसी सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने हमको न्याय देने की जगह, इस सरकार से बड़ी उम्मीदें लोगों की थी, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन लगा के पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही पार्टी का बना के भेजा। इन्होंने तो हमारे जख्मों पर, जिस मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे आंदोलनकारियों पे गोलियां बरसाई, बाटा घाट कांड करा, खटीमा कांड करा, पौड़ी में कांड हुआ, मसूरी कांड हुआ, बाटा घाट कांड हुआ, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, ये यहाँ देहरादून में ही जो है कितना भयंकर जो है कांड हुआ। तो जिस मुलायम सिंह ने हमारी माता बहनों की इज्जत तक लुटवाई, निहत्थों पे गोली चलाई, ये पोलू रावत यहीं पे ही बगल में, रविंद्र रावत अकेला घर का एक अकेला चिराग था, शहीद हो गया उत्तराखंड के लिए। माता बहनें हमारे हंसा बेलमती चौहान, हंसा धनाई जो हैं हमारी महान क्रांतिकारी थी, वो शहीद हुई इस राज्य के लिए। महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ वो अलग। इस सरकार ने उस मुलायम सिंह यादव को, जब वो केंद्र में भी था, जिनको सपोर्ट कर रहा था, उन सरकारों ने तक उसको पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया। सर्वोच्च पुरस्कार होता है पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण। इस सरकार ने उस मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया। क्या इसलिए दिया पुरस्कार कि तुमने मुजफ्फरनगर में या खटीमा में या इन उत्तराखंडियों पे गोलियां चलाई, इनकी माता बहनों की जो है इज्जतें लुटवाई, इसलिए जो है उसको पुरस्कार दिया? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इन सरकार पे ये लगता था कि मुलायम सिंह यादव को आपने किस बेस पे जो है उनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया। दूसरी बात, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, हमारे उत्तराखंड के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ। मैं कांग्रेस में, मैं बिल्कुल कोई मेरे को गुरेज नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो, हम लोग आंदोलनकारी नहीं है, पार्टी में बाद की बात है। उन नरसिम्हा राव को कांग्रेस ने तक कभी भारत रत्न नहीं दिया, ना ही कभी कांग्रेस ने जो है भारत रत्न की मांग करी कि इनको भारत रत्न दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस को रोज गलियाती है, रोज गाली दे रही है, रोज कांग्रेस के कुकर्मों पे जो है रोज बखेड़ा करती है कि साहब कांग्रेस ने ये करा, कांग्रेस ने 2G करा, कांग्रेस ने कोल घोटाला, आवंटन घोटाला करा, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ घोटाला करा, कांग्रेस ने आदर्श सोसाइटी घोटाला करा। पूरा जो ढिंडोरा पीटती, उस टाइम भी वही प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव, जिनको ये रोज घोटालेबाज बोलते, घोटालेबाज बोल बोल के जो है सत्ता में पहुंचे। अगर वो घोटालेबाज थे पीवी नरसिम्हा राव जी, तो आपने भारत रत्न क्या उनको 2G स्पेक्ट्रम घोटाला करने के लिए दिया? क्या आपने उनको भारत रत्न जो है कॉमनवेल्थ घोटाला करने के परिप्रेक्ष्य में दिया? क्या आपने उनको आदर्श सोसाइटी घोटाला हुआ था, जो शहीदों के परिवार को, जो मुंबई में जो उनको फ्लैट आवंटन होने थे, इन्होंने जो है गलत कर दिया उसमें, क्या आपने नरसिम्हा राव को भारत रत्न क्या आदर्श सोसाइटी घोटाला करने के परिप्रेक्ष्य में दिया?
मतलब क्या उपलब्धि आपने उनकी समझी जो आपने उनको भारत रत्न दिया? ना किसी ने डिमांड करी, ना कांग्रेसियों ने तो कभी नहीं कहा कि इनको भारत रत्न दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इनकी कथनी और करनी का मैं अंतर बता रहा हूं, ये जनता के सामने बोलते क्या हैं और इनके अंदर के कारनामे हैं क्या। हमें तो दुख इसलिए हो रहा, मैं पीड़ा इसलिए बोल रहा हूं कि जब मुजफ्फरनगर कांड हो रहा था, हमारी माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह थे, दिल्ली में जो है केंद्र में जो है पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इन्होंने इतना बड़ा धोखा जो है यहाँ की जनता के साथ करा है। और बाबरी मस्जिद के टाइम पे शायद यही थे पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री। क्या इन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाने के मतलब बहुत बढ़िया काम माना इन्होंने? क्या आपने गोली चलवाई कार सेवकों पे, आपने उत्तराखंड की माता बहनों की इज्जत उठवाई, नियतों पे गोलियां चलवाई, इसलिए मुलायम सिंह को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाए और पीवी नरसिम्हा राव को जो है भारत रत्न दिया जाए। तो इससे बड़ा घृणित कार्य कोई दूसरा हो नहीं सकता जो इन्होंने देश के साथ किया। जी, उत्तराखंड की जनता के साथ आप कह रहे हैं कि बड़ा धोखा हुआ है। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के 25 सालों की, आपने बताया कि राजनीतिक दलों की क्या भूमिका रही है। आप राज्य आंदोलनकारी बनने के बाद आप खुद जो है दोनों राजनीतिक दलों में रह चुके हैं। इन दोनों दलों की कार्यशैली क्या है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, आप बीजेपी में भी रहे, अब आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस, अगर इतने मुद्दे हमारे समक्ष हैं, तो कांग्रेस आखिर कहां पीछे छूट रही है? कांग्रेस कहते हैं कि उत्तराखंड में एक बार पार्टी बनने के बाद दूसरी पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बनती है। बीजेपी ने वो भी करके दिखाया कि हम एक बार जीते, दोबारा भी जीते, दोबारा सत्ता में आए। पुष्कर सिंह धामी इस वक्त जो है राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के पास ऐसी क्या कमी है? क्या नेतृत्व की कमी है? क्या मुद्दों की कमी है? आखिर कहाँ कांग्रेस जो है पीछे छूट रही है? मैं धस्माना जी, भाजपा और कांग्रेस में मैं तीनों दलों में रहा जो उत्तराखंड में अस्तित्व। मैं यूकेडी में भी रहा, यूकेडी में भी रहा, वहाँ से मैं विधायक बना था। भाजपा को हमने समर्थन दिया था, फिर भाजपा से चुनाव लड़ा, अभी कांग्रेस से भी जो हैं लड़ चुके हैं। और कांग्रेस और भाजपा में यूकेडी तो बिल्कुल, वो तो हृदय है, वो दल नहीं है, वो दिल है। हम लोग यूकेडी भले के बारे में मैं आपसे विशेष चर्चा करूंगा, यूकेडी के बारे में। हाँ, मैं पहले ही जो है, क्योंकि वो हमारा वो दल नहीं है बल्कि वो दिल है। और यूकेडी की जो सोच है, जिसके लिए वो संघर्ष कर रही है, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन उनकी उस सोच को धरातल पे भी तो उतारना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए हम लोग जो हैं राष्ट्रीय दलों में गए हैं, ताकि जो हैं जो आवाज़ सिर्फ सड़कों तक रह गई है, वो सड़कों तक सीमित न रहे, वो उस प्लेटफॉर्म में तक पहुँचे, राज्य की, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे सेंट्रल की वो लोकसभा हो, जहाँ पर उनके मुद्दों को बल मिल सके। उनके वो मुद्दे, क्योंकि सब सही मुद्दे हैं उनके, एक भी गलत मुद्दा नहीं है। यूकेडी के जो बड़े चेहरे हैं, जैसे आप हो गए, कई, अगर वो खुद ही अपनी पार्टी से पलायन कर जाएंगे तो यूकेडी मजबूत कैसे हो? नहीं, पलायन की देखिए एक उम्र भी होती है, संघर्ष करते करते कुछ गलतियां वहाँ भी हैं। अब वर्चस्व की लड़ाई, हमारे बड़े नेता रहे हैं यूकेडी में भी, उनकी आपसी वर्चस्व की लड़ाई कारण हम तरीके के छोटे कार्यकर्ताओं को जो है बलि का बकरा बनना पड़ा। और निष्कासन उनको किसी को करना था, उल्टा वो हमको भी कर गए निष्कासित। तो उस पर हम लोग नहीं जाना चाहेंगे, ये होता है, ये सारे दलों में होता है। लेकिन हमने शारीरिक रूप से दल छोड़ा है, मानसिक रूप से नहीं छोड़ा है। वो मुद्दे जो उनके हैं, उन मुद्दों के लिए हम लोग हमेशा लड़ते आए हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। और उन मुद्दों को हमेशा हमारी कोशिश होती, जब हम लोग सरकार में भी थे, कि चाहे वो हमने 250, जब बेर धड़ल्ला से ज़मीन बिक्री थी, सिर्फ 250 गज करवाई थी जब हम लोग सत्ता में आए थे।
भू कानून, सशक्त भू कानून उस दौरान हम लोग जो लाए थे कि ताकि हमारा पहाड़ का अस्तित्व बचा रहे। लेकिन फिर सरकारें आई गई, अब जब कोई उस सोच का व्यक्ति वहाँ बैठेगा ही नहीं तो फिर तो ऐसे ही हाल होंगे जो अभी वर्तमान में हो रहे हैं। लेकिन जो हमने कहा है कि हमने शारीरिक रूप से भले ही उस दल में नहीं है, लेकिन मन मस्तिष्क से हमारे वो जो मुद्दे हैं, क्योंकि उनके मुद्दे भी आंदोलनकारी के ही मुद्दे हैं जिसके लिए राज्य का निर्माण किया गया था। तो उन मुद्दों के लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहे। आज हम लोग राष्ट्रीय दल में, लेकिन हमने वो मुद्दे छोड़े नहीं हैं। उन मुद्दों के लिए जो है आज भी जो है निरंतर जो है लड़ाई जारी है। 2027 में आप क्या राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं यूकेडी का? करें अब उनका, अभी हम लोग तो पिछले कई सालों से वहाँ नहीं है। अब सोशल मीडिया में तो ठीक चल रहा है उनका, अब धरातल में कितना है ये इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, पर हमारी शुभकामनाएं हैं वो जो है आगे बढ़ें, यही हमारी जो है दिल से यही। और राज्य में जो है विपक्षी, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, आपको लगता है कि राज्य में जिस तरीके से इस वक्त सरकार चल रही है, हमने कई मुद्दे देखे हैं हमारे समक्ष है। जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने बड़े जोर शोर से जो है यूसीसी यहाँ पे लागू किया है, और उसके बाद लैंड जिहाद कह लीजिए, लव जिहाद कह लीजिए, थूक जिहाद कह लीजिए, वो जो एक आक्रामक रूप से सामने आए हैं जनता के समक्ष, और वो मुद्दे जनता को पसंद भी आ रहे हैं। लैंड जिहाद, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर जो है नाले खाले जो है सब में जो है कब्जा हो गया है, लेकिन एक मुहिम जो है उनकी तरफ से चलाई जा रही है। क्या लगता है कि ये सिर्फ मुहिम है, असल में कुछ हो नहीं रहा है इस मुहिम के पीछे भी? आपको क्या लगता है? लैंड जिहाद जहाँ तक बात है, धामी जी का वो मुद्दा है, क्योंकि वो भावनात्मक जनता के बस हिंदू मुस्लिम करके जो है वोट, क्योंकि मिलती आई है उनको, बस इसी में ही जो है कुछ करना ना पड़े, कुछ काम धाम रोजगार न देना पड़े, ये महंगाई की मार इतनी झेल रही है, भू माफिया, ये शराब माफिया, ये खनन माफियाओं से कैसे ध्यान भटकाया जाए, तो ये लैंड जिहाद का तोप छोड़ दो, ये जो है काम कर जाएगी। लेकिन मेरा कहना है लैंड जिहाद चलो मुसलमान ठीक है आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनको पनाह देती क्यों हैं? जब वो कहीं पे मजार कितने बनेंगे, ये 2 मेज इकट्ठी मिला दो आप, इतनी मजार हो जाए, क्या उसी से भूमि कब्जा हो गई? आप 2 4 10 मजारों को तोड़ दोगे तो आपने वाई लूट ली, साहब हमने मजारें तोड़ दी हैं, बस भूमाफिया खत्म हो गया, लैंड जिहाद खत्म हो गया। अरे लैंड जिहाद तो ये भाजपा के नेता कर रहे हैं। अभी जॉर्ज एवरेस्ट का आपने मामला सुना हो, 35,000 करोड़ की भूमि जो है आप जो है 1 रुपये नजराने में दे रहे हैं ये बालकृष्ण को, ये लैंड जिहाद नहीं है भाई। मजार जो इन्होंने तोड़ी हैं, ये मुसलमान जो बनाते हैं, कितने रही हूँ, हम बिल्कुल पक्षधर नहीं है, बिल्कुल टूटनी चाहिए। और कैसे बनी, वहाँ का फॉरेस्ट अधिकारी कहाँ मर रखा था, वो क्या कर रहा था, उसने क्यों ध्यान नहीं दिया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो ये बड़े बड़े माफिया हैं जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में जो है 1-1 इंच जमीन को जो है कब्जा कर दिया है, वो लैंड जिहाद धामी जी को नहीं दिख रहा है। ये जॉर्ज एवरेस्ट का मामला नहीं दिख रहा है। ये आपका नीलकंठ से लेकर अब पूरा सामने क्या है डांडा मंडल जहाँ मंदिर है, पूरा का पूरा कम से कम वो वहाँ पे 8,000 नाली जमीन खरीद चुका है रामदेव। क्या उसका जिहाद इनको दिख नहीं रहा है? वो लैंड जिहाद नहीं है। मतलब जिहाद लिख दो सिर्फ मुसलमान कर रहा है, जो ये कर रहे हैं इनके नेता कर रहे हैं। ऐसा कौन सा नेता भाजपा का जो है जमीनों की खरीद फरोख्त नहीं कर रहा है, भूमाफिया नहीं है? पूरा उत्तराखंड बिक चुका है धस्माना जी। वो जिहाद क्यों नहीं हमारे सीएम साहब को दिख रहा है? उस जिहाद के खिलाफ आज तक इन्होंने क्या कार्रवाई करी है? धोखा देने के लिए आपने जो है एक लुंज पुंज कानून लिया है, भू कानून लिया है। उस कानून में आपने जो है ग्राम सभाओं को तो उसमें रखा, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है उसको जो है उस परिधि से बाहर कर दिया, भू कानून की परिधि से। मतलब जो शहर में हैं, अब शहर क्या है आप लगा लो, देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार,
तीनों हमारे मैदानी क्षेत्र हैं। तीनों का मैक्सिमम क्षेत्र जो है शहरी क्षेत्र में आता है, नगर पालिका, नगर निगम और ये नगर पंचायत में आता है। आपने उनको जो है उस कानून से बाहर रख दिया। वो जितनी मर्जी उतनी जमीन खरीद सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप उस भूमि का, मैंने तो पूरा स्टडी करा है उस कानून को। इन्होंने नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर पंचायत और ये नगर पालिकाएं उस कानून से बाहर रख रखी हैं। गांव की ओर भी जहां इनको आड़े आ रहा है, अब गांव में 250 गज की वो रखी है कि कोई बाह्य व्यक्ति जो है 250 गज से ज़्यादा ज़मीन नहीं लेगा। लेकिन वो जो माफिया हैं वो इतने सातिर हैं, मैं उस क्षेत्र का मूल निवासी हूँ, मेरे नाम से खरीद लिया इन्होंने जो है 50 बीघे ज़मीन। मैं तो आदमी उन्हीं का हूँ ना, पैसा उनका है, मेरे को तो सिर्फ यूज कर रखा है उन्होंने। वैसे ही इन माफियाओं ने उस पर कोई प्रावधान नहीं है कि आप लोकल आदमी के नाम पे भी ज़मीन नहीं लोगे। अगर ऐसा भी उस कानून में होता, मैं तब भी धामी जी को धन्यवाद देता कि आपने सशक्त कानून बनाया है। आपने सिर्फ एक क्लोज लिख दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 250 गज जमीन खरीद पाएगा बाह्य व्यक्ति, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं करा कि वहां का लोकल आदमी के नाम पे भी कोई बाह्य व्यक्ति जमीन नहीं लेगा। कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक धोखा है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आज भी धड़ल्ले से पूरा जमीन बिक रही हैं और सबसे बड़े जो डीलर बने हुए हैं ये भाजपा के सारे बड़े बड़े नेता डीलर बने हुए हैं। अपने कमीशन खोरी पे जो है इनका काम चल रहा है। तो पूरा बेच खा दिया है इन्होंने। इसमें मैंने कहा ना कि उत्तराखंड के आज बहुत पीड़ा हो रही है कि किस मकसद के लिए बना था, आज यहाँ पर हो क्या रहा है। एक और अहम मुद्दा जो है उत्तराखंड का है, जो जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, अंकिता हत्याकांड। अंकिता हत्याकांड के बारे में आपका क्या सोचना है? जिस तरीके से सरकार कह रही है कि अंकिता के माता पिता ने जो है सीबीआई जांच के लिए कहा, सीबीआई जांच की संस्तुति भी की गई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है वो काफ़ी है? अब वो तो पूरे जनमानस के सामने है, पूरी सच्चाई हकीकत क्या है वो पूरे जनमानस के सामने है। आपने जो सवाल किया है कि अंकिता भंडारी के माँ बाप ने सवाल उठाया था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो तो बेचारी पिछले 3 साल से, जिस दिन से अंकिता भंडारी की हत्या हुई है उस दिन से लगातार, जिस दिन इन्होंने अभी पिछले महीने जब सीबीआई की जांच की घोषणा करी थी हम, तब से बेचारी लड़ रही हैं। हमेशा जो है सड़कों से लेकर उसने कहाँ कहाँ नहीं गई बेचारी अंकिता भंडारी की माँ और उनके पिताजी। धस्माना जी, ये तो उस अंकिता भंडारी के उस दोस्त की बदौलत वो उस बेचारे को हमको धन्यवाद देना पड़ेगा जिसने जो है केस उजागर करा। नहीं तो ये तो पुलकित आर्या खुद रिपोर्ट करने जाता है लक्ष्मण झूला वहाँ पे। ये रेगुलर पुलिस को तो बाद में सौंपा गया ये मामला, पहले वहाँ वो रेवेन्यू क्षेत्र था, वो पटवारी का क्षेत्र था। वो जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रहा पुलकित आर्या। और इसके पापा बेचारी के अंकिता भंडारी पापा उन्होंने बाहर बिठा रखकर वो अंदर जो है चाय पानी, वो आपने पूरा उसमें देखा होगा। 3 दिन बाद जब वो लड़का जम्मू से आया, उसने कहा कि इसने ये मैसेज करा था मेरे को कि यहाँ कोई वीआईपी आने वाला है, मेरे पे जो है अनैतिक कार्य करवाने के लिए दबाव बनवाया जा रहा है कि आपको जो है एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। तो तब जाके जब जनता में आक्रोश हुआ, जब भारी जन दबाव आया, तब जाके जो है ये मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करा गया और तब मुकदमा दर्ज हुआ इनके खिलाफ। तब इन पे जो है जो भी दबाव बनाया होगा तब जाके उन्होंने कबूला कि हमने जो है इसको मार दिया वो नहर से, तब बॉडी रिकवर हुई उसकी। नहीं तो ये तो इन्होंने तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी। और लिखवाने वाला कौन? जो मर्डरिस्ट है वो पुलकित आर्या, उसके जो 2 और साथी थे वो रिपोर्ट लिखवा रहे हैं गुमशुदगी के। अगर वो बेचारा नहीं आता तो इन्होंने उसको गुमशुदगी का जो है वो गुमनामी के शिकार हो जाती।
और आज सरकार बड़ा ढोल पीट रही थी इन 3 सालों तक कि साहब जो हैं हमने उनको जिन्होंने जो है ये गलत काम करा है उनको जो है सलाखों के पीछे भेज दिया, उनको जो है उम्र कैद हो गई है। अब आप बताइए, वो तो मर्डरिस्ट है, उन्होंने तो मर्डर किया है, वो तो मर्डर केस में अंदर है, उन्होंने खून किया है, वो खून के केस में अंदर हैं। बल्कि अगर और ढंग से उनकी लड़ाई लड़ी जाती तो उनको फांसी होती। लेकिन कमजोर पैरवी के कारण वो सिर्फ भारी जन दबाव के कारण ही जो है वो सिर्फ उम्र कैद की सजा उनको मिल पाई। लेकिन वो तो खूनी हैं, वो तो खून के आरोप में, मर्डर के आरोप में जेल में बंद हैं। लेकिन उस लड़की का मर्डर क्यों हुआ, वो वीआईपी कौन आने वाला था उस दिन जिससे उस पर एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव था? हमारा सवाल आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। कौन था वो वीआईपी जिसके लिए उसको जो है अनैतिक कार्य करने के लिए, उस पर एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता भंडारी पे जो है दबाव बनाया जा रहा था? सीबीआई की जांच पूरा जनमानस इसी सवाल को लेकर कर रहा था कि वो वीआईपी कौन है। क्या ये देवभूमि, ये अलग राज्य हमने क्या इसलिए बनाया है कि जो है यहाँ पे ऐसे इनके, अब तो उसका नाम भी उजागर हो गया था। उर्मिला सनावर ने जो है अपने बयान में जो है उसका नाम भी उजागर करा है, और बोलने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक रह चुका है सुरेश राठौर, जो खुलेआम जो है नाम ले रहा है उस गट्टू का। तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही उस वीआईपी को जानती थी। उसकी मां ने, अंकिता भंडारी की मां ने बाकायदा प्रेस करके धामी जी पे तक जो है वो संदेश पहुंचाया। इनके महामंत्री संगठन हैं जो अजय कुमार तक उन्होंने खुलेआम उस पत्र में जो है उनका नाम लिखकर भेज रखा है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, पूछताछ तक नहीं करी गई कभी। अब सीबीआई जांच को लेकर भी आपको भरोसा नहीं है? कहां से भरोसा होगा? आप धस्माना जी, भारी दबाव के कारण मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की घोषणा करी। सीबीआई भी कोई धूल की धुली हुई नहीं है, वो भी भारत सरकार की एजेंसी है, उनके हाथ की कठपुतली है। सुप्रीम कोर्ट खुलेआम कह चुका है सीबीआई को ये तो सरकारी तोता है। ये चीफ जस्टिस के अपने मुखार बिंदु से बोले गए शब्द हैं कि ये सीबीआई जो है सरकार का तोता है। हम लोग और उनके माँ बाप और तमाम उत्तराखंड की जो वो सामाजिक संगठन हैं जिनका राजनीति से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है, उन तमाम सामाजिक संगठनों का और विभिन्न जो हैं राजनीतिक दल जो यहाँ अस्तित्व में, सबकी एक ही मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के अगुवाई में, उनकी मॉनिटरिंग में जो है सीबीआई जांच हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जो है इन्होंने अभी तक जो है डिमांड नहीं करी कि हम लोग, हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में ये सीबीआई जांच होगी। दूसरी बात, जिस दिन सीएम साहब जो हैं सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि अगले 11 तारीख को पूरा उत्तराखंड बंद का ऐलान पूरे सामाजिक संगठनों ने, सभी आंदोलनकारियों ने कर दिया था, तो 2 दिन पहले 9 तारीख को सीएम साहब जो हैं सीबीआई की घोषणा करते हैं। शाम को, तकरीबन टाइम का एग्जैक्ट मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन शाम के टाइम पे घोषणा करते हैं। उसके बाद सरकार, मैंने कहा ना, ये तो वीआईपी, इनको पता है कौन है वीआईपी। उसको बचाने का पूरा 3 साल पहले भी जैसा प्रयास करा गया, अब वो भारी जन दबाव के बाद सीबीआई की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी उसको बचाने का, सीबीआई उसको वीआईपी को बचाने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है। 5 बजे ये सीएम साहब सीबीआई की घोषणा करते हैं और 9 बजे वो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जो पर्यावरणविद है, उसको भी पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिल रखा है, 9 बजे जो है उनसे एक एफआईआर 9 बजे फोन करते हैं, वो 10 बजे करते हैं। रात के 10 बजे बसंत विहार थाने में आप जाके, आप तो मीडिया से हैं, आप तो पूरी खोजबीन कर सकते हैं कि 10 बजे रात को, उसी दिन 9 तारीख को, ये पर्यावरण विद्युत जो है अपने को बोलता है, जो अनिल जोशी, इसके मार्फत जो है वहाँ पर
एफआईआर करी जाती है और उसमें जो लिखा है कि उत्तराखंड की बहुत बदनामी हो रही है, कोई अगर कोई वीआईपी है तो उसको जो है सामने आना चाहिए, उसकी खोजबीन होनी चाहिए और उसको गिरफ्तार करना चाहिए। जनता कौन है वीआईपी, उसकी डिमांड करे कि मालूम सबको कि वीआईपी है, लेकिन वो कौन है उसको गिरफ्तार करो। और ये महोदय वहां पे रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि वीआईपी कोई था कि नहीं था। अंतर देखिए ना, हम कह रहे हैं, जनता कह रही है, आंदोलनकारी कह रहे हैं कि वो वीआईपी कौन था, और ये कह रहे हैं कि वीआईपी कोई था कि नहीं था। तो उससे एफआईआर दर्ज कराई जाती है और सीबीआई भी जो है उसी की एफआईआर को जरिया बनाकर जो है जांच करने के लिए तैयार हो गई। किसकी एफआईआर पे? डॉक्टर अनिल जोशी की एफआईआर पे। जब आपने ड्रामा करा मुख्यमंत्री जी ने कि मैं उनके माँ बाप से पूछूंगा वो क्या चाहते हैं, उनको बुलाया गया, उनको 100 साल जो भी पहनाया गया, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को, वो तो पब्लिश हुआ मीडिया के सामने, उन्होंने एक लेटर दिया सीएम साहब को कि हम लोग सीबीआई की जांच, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में जांच चाहते हैं। उनके पत्र को माध्यम बनना चाहिए था ना, जो उसके माँ बाप हैं, जिनका ब्लड का रिश्ता है, जो बेचारे पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं, उनके उस लेटर को मुख्यमंत्री जी अगर ईमानदारी से काम करना चाहते, अगर उनका ध्येय वाकई में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना था और उस वीआईपी को वाकई में पकड़वाना उनका अगर मकसद था, इस देवभूमि को अगर कलंकित होने से जो है बचाना था, तो उनको चाहिए था कि वो अंकिता भंडारी के माँ बाप के द्वारा दी गई उस एप्लीकेशन को एफआईआर उसी के उन्हीं के पत्र को जो है आधार बनाकर एफआईआर लिखवाकर उसको जांच का माध्यम बनाना चाहिए था। लेकिन उनके उसको डाल दिया डस्टबिन में लेटर को। और इस अनिल जोशी को बताओ, जो अनिल जोशी पूरे 3 साल लोग सड़कों पे इतना बड़ा आंदोलन रहा, वो साइलेंट चुप बैठा रहा, कभी उसने एक शब्द तक नहीं निकाला कि पहाड़ की बेटी के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हो गया, कहीं पे एक कैंडल मार्च में शामिल हो जाता या एक दिन का कहीं पे थोड़ा बहुत मौन व्रत रख देता या सामने आके अपने मोबाइल से जो है 2 शब्द बोल देता, लेकिन कोई मतलब लेना देना एक नहीं था। लेकिन अचानक उसी दिन, जिस दिन सीबीआई जांच की मांग होती, इसका अंकिता भंडारी के प्रति कैसे प्यार उमड़ गया। और ये है कौन? उस अंकिता भंडारी, ये मामा है, ताऊ है, चाचा है या गांव का है, कौन है ये अनिल जोशी? कहाँ का है किसी को पता नहीं है। हमें शंका इसलिए हो रही है कि जब सीबीआई जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन नहीं कर रही है, उनके हालत सबको, अगर कल सीबीआई जांच होती है, जैसे ये आज तक बचाते रहे हैं उस वीआईपी को, उन गट्टू टट्टू फट्टू जो भी हैं उनको बचाते रहे हैं, आज भी अगर ये करते हैं, जांच करते हैं, दिखाओ के लिए बुला देंगे कईयों को, हाँ जी क्या हुआ, कैसा हुआ, पूछताछ करेंगे, ढकोसला तो करेंगे। और लास्ट में सरकार के कथनानुसार जो उनको बोला गया है, अगर वो ईमानदार होते तो क्यों नहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को लिखा कि आपकी मॉनिटरिंग में होगा? क्यों नहीं अंकिता भंडारी के माँ बाप की एफआईआर लिखवाई? उस अनिल जोशी को लाया कौन सामने? अगर ये सब कुछ करके बोल देते हैं कि साहब वीआईपी कोई था ही नहीं, जांच करने के बाद अगर सब बोल, हमने साहब पूरी जांच कर दी है, वीआईपी था नहीं कोई, तो क्या इस अनिल जोशी की इतनी बड़ी औकात है? ये इतना माजदा रखता है, इसके शरीर में इतना खून है, इसकी रीढ़ की हड्डी में इतना बल है कि ये सीबीआई के सामने बोल दे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, वीआईपी है, आप लाओ इसको पकड़ के। ये इतना बोलने का दम रखता है? बिल्कुल नहीं रखता है। ये सरकार के द्वारा प्लांटेड आदमी है। ये सब साजिशें हो रही हैं। ये बिल्कुल जिस दिन सीबीआई अगर यूं कह देगी कि कोई वीआईपी नहीं था, ये अपने एफआईआर वापस ले लेगा। क्या है, अगर अंकिता के माँ बाप होते तो वो तो लड़ते, जैसे वो कोटद्वार में जब केस चल रहा था, वो सरकारी वकील उन कुछ चालबाजी कर रहा था, वो दूसरे पक्ष से
ये जो भाजपा का नेता विनोद आर्य के साथ मिलकर, उसका बेटा है वो पुलकित आर्य, विनोद आर्य से मिलकर वो जो है इनके केस को कमजोर कर रहा था। वो बेचारी वहां पे धरने में बैठी कि ये सरकारी वकील जो है बदमाशी कर रहा है, इसको बदलिए, हमको इस पे भरोसा नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि जन आक्रोश अब जो है उबाल पर है और जनता चाहती है कि इस पूरे मामले में न्याय मिले। महापंचायत इसीलिए बुलाई गई थी, उसमें सभी सामाजिक संगठन, विभिन्न दलों के लोग और सभी राज्य आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने वाले सभी ताकतें जो हैं एकजुटता के साथ जो हैं खड़ी हैं कि भाई सीबीआई जांच तभी सार्थक हो सकती है जब इसकी मॉनिटरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज करें। और इस अनिल जोशी से केस वापस लिवा के जो इसने एफआईआर करी है उसको वापस करके अंकिता भंडारी के माँ बाप द्वारा लिखवाई जाए एफआईआर, और उस पे जो है तब जांच हो। आपसे जानना चाहेंगे, अगर 2027 के परिप्रेक्ष्य में देखें आज उत्तराखंड के हालात, 2027 एक बड़ा मौका कांग्रेस के लिए है, आपकी खुद की भूमिका क्या रहने वाली है? नरेंद्र नगर की जनता जो है आपको एक बार फिर वहां से देखना चाहती है। क्या लग रहा है आपको कि 2027 में क्या राजनीतिक परिदृश्य उत्तराखंड का होने जा रहा है? देखिए, आज उत्तराखंड का जनमानस जो है पूरी तरह से जान चुका है। उन्होंने जैसा भरोसा इन पे किया था, आज लोगों को इन्होंने, ये 22 में भी नहीं जीतते, लेकिन 22 में इन्होंने कहा इतना ढिंढोरा भी इनका, सोशल मीडिया, वो IT सेल जो है पेड लोग बिठा रखे हैं। अब दूसरे के पास कहाँ से इतना पैसा आएगा? इतनी बड़ी बड़ी IT सेल बना रखी इन्होंने, जो है जिनको तनख्वाह दे के जो है इनके जो सोशल साइटें चला रहे हैं, पेड जो है उनको पैसा देते हैं। दूसरा आदमी, इन्होंने उस टाइम इतना गुमराह लोगों को करा। एक तो जो राशन मिल रही थी वो कोविड के टाइम की सिर्फ, लेकिन उसको इन्होंने बढ़ाया कि अगर यहाँ पे भाजपा नहीं आएगी तो तुम्हारी राशन बंद हो जाएगी। एक जो वो 500 रुपये महीना और साल भर में 6,000 रुपये, वो किसान निधि का साल का 6,000 देते हैं, मतलब 500 रुपये ही महीना हुआ वो, तो वो 6,000 रुपये तुम्हारे बंद हो जाएंगे अगर ये दूसरी पार्टी आ गई, कांग्रेस आ गई। तो इन्होंने इतना गुमराह करा कि जनता बेचारी समझ नहीं पाई ये कोई अपने घर से दे रहे हैं, वो समझ नहीं पाई। और वो 5 किलो राशन और वो 6,000 रुपये सालाना, और तीसरा मैंने जो आपने भी कराया था ये लैंड जिहाद, थूक जिहाद और नकल जिहाद, नकल करवा रहा है इनका आदमी। नकल जिहाद का भी नाम लिया था धामी जी ने। नकल कौन करवा रहा था? हाकम सिंह, उनके पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का वो जिला पंचायत सदस्य है। नकल जिहाद, नकल करवा रहा तुम्हारा आदमी। UK SSS में किसका हाथ था? क्यों जेल गया वो? उसको भी जो है नकल जिहाद दे दिया, ताकि अब लोगों को, बेचारों को, पहाड़ के लोगों को बरगलाने के लिए, उन्हें मालूम ही ना लगे कि नकल जिहाद क्या हुआ। नकल करा रहा भारतीय जनता पार्टी का आदमी हाकम सिंह, और उसको भी जिहाद का नाम दे दो। 2027 बिल्कुल। अब इन चीज़ों से जनता उठ चुकी है। अब जनता हकीकत में अपना हक चाहती है। आज जो है उनके बच्चे, पहाड़ का बच्चा जो है इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा। यहाँ पे आप देखेंगे धर्मपुर में, इधर करणपुर में जो है बेचारे कोचिंग में, एग्जाम की तैयारियों में जो है लाखों लाख रुपए बेचारे जो है यहाँ कमरा करके, घर में माँ बाप कैसे भी करके जो है बेटे को आगे बढ़ाने के लिए जो है उनको उपलब्ध करवा रहे हैं पैसा या जो भी अन्य सुविधाएं हैं। लेकिन जब वो बेचारा परीक्षा देता है तो वहाँ तो पेपर लीक हो जाता है, उसका भविष्य फिर अंधकार में हो जाता है। तो आज ये चीज़ें हमारे उत्तराखंड के तमाम जो हमारी माता बहनें, जो युवा हैं, विशेषकर सबसे ज़्यादा युवाओं को इन्होंने बरगलाया था। लेकिन आज वो अपने भविष्य के प्रति सचेत है, उसे पता है कि हमको क्या करना है। एक बार 2 बार हो गया, अब वो तीसरी बार जो है नहीं गलत फैसला लेने वाला है। आज इन्होंने, हमारे पहाड़ का आदमी पहले जब तक ये सरकारें नहीं थी तो हर साल जो हैं हर गांव से 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे जो हैं भारतीय सेना में भर्ती होने चले जाते थे। लेकिन इन्होंने वहाँ भी उनका हक छीन लिया।
वहाँ भी अब अग्निवीर की योजना शुरू कर दी। और जो हमको छूट मिलती थी पहाड़ी राज्य होने के नाते, जो पिछली जो सरकारों ने हमको इतना सम्मान मिला था, हमारी कई रेजिमेंट थी, गढ़वाल राइफल्स 1, गढ़वाल 2, 4 गढ़वाल, 5th गढ़वाल, मतलब सारी रेंज ऐसी कुमाऊं रेजिमेंट थी, ऐसी गढ़वाल रेजिमेंट थी। वो हक भी हमको हाइट में, क्योंकि मैंने पहले ही एक शब्द कहा था, हम लोग पहाड़ के लोग अमूमन थोड़ा हाइट हमारी कम है नीचे की अपेक्षा, मैदानी क्षेत्र। तो आज इन्होंने वो छूट भी खत्म कर दी। अब बताओ मुजफ्फरनगर का इतना लंबा चौड़ा आदमी और हमारा पहाड़ का आदमी जो स्कूल चलते चलते घिस गए, उसके हाइट वैसे कम हो गई, 1.5-2 किलोमीटर बस्ता लगा के स्कूल जा रहा है बेचारा, चल के उसके हाइट वैसे ही कम हो गई, वो उतने लंबे चौड़े आदमी के साथ कर पाएगा, रेस में फाइट कर पाएगा? तो इतना बड़ा इन्होंने धोखा दिया है इस उत्तराखंड को। और आज सब लोग इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि हमारा हित है कहाँ। आज प्राइवेट नौकरियों तक का हक नहीं है हमारा, वहाँ भी इन्होंने ठेकेदारी प्रथा कर दी है। जो प्राइवेट में भी जो सेक्टर थे, उन प्राइवेट सेक्टरों पे भी जो है ख़त्म कर दी, अब वहाँ भी ठेकेदारी प्रथा कर दी है जी। वो ठेकेदार आएगा, कंपनी दे रही हमको 35,000 रुपये, ठेकेदार दे रहा हमको 20,000 रुपये, वो 15,000 अपना खा जा रहा बीच का। मेहनत कर रहे हैं हम लोग और ठेकेदार अपना कमीशन खा जा रहा है पूरा। पहले ऐसा था कि डायरेक्ट कंपनी जो है डायरेक्ट उसको देगी जो एम्प्लॉयज है, लेकिन अब इन्होंने मेन पावर सप्लायर, वही सब भाजपा के नेता हैं, वो मेन पावर सप्लायर बने हुए। वो ठेकेदार जो है तमाम भाजपा के नेता हैं। आप यहीं सिडकुल में चले जाइएगा, पिटकुल में कहीं भी चले जाइएगा, सारे ही जो ठेकेदार हैं, मेन पावर सप्लायर जो एम्प्लॉयज को वहाँ भेज रही हैं कंपनियों को, सारी कंपनियों में वो सब आपको भाजपाई नेता मिलेंगे और खांटी के नेता। उनके चक्कर में इन्होंने प्राइवेट सेक्टर भी खत्म कर दिया कि अपने नेताओं को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। चुनावी साल जो है दरवाजे में दस्तक दे रहा है, कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए भी। ऐसे में कांग्रेस की जो कोर कमेटी है उत्तराखंड की, अगर हम बात कर लें, तो कांग्रेस ऐसा वो कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है कि 2027 में जो है भारतीय जनता पार्टी को मात दे सके? बिल्कुल, अब कांग्रेस में भी बहुत चेंजिंग हुई है। अभी आपने देखा होगा 3 हमारे जो अहम चेहरे हैं, गोदयाल जी हो गए, हरक सिंह राव जी हो गए, प्रीतम सिंह जी हो गए, और फिर हमारे यशपाल आर्य जी हो गए, हरीश रावत जी हो गए, और वो करण मेहरा जी, सबको जो है एक कमांड, कभी झगड़ा होता नहीं था वैसे। अब घर में परिवार में मियाँ बीबी की भी किसी मामले में भी बातें होती हैं, भाई ये होना है, सबकी राय अलग अलग होती थी। तो ये मीडिया के मार्फत जो है ये सब भाजपा का गेम प्लान होता था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब सबको जो है अलग अलग टारगेट देके सब अब बहुत मजबूती के साथ जो है कांग्रेस काम कर रही है। संगठनात्मक तौर से भी जो है मजबूती के साथ जो है प्रोग्राम हर जिले के नहीं, अब तो बिल्कुल ब्लॉक वाइज तक जो है कमेटियां गठित करके और प्रोग्राम दे दिए गए हैं। सबको टारगेट दे दिया गया है कि आपने ये जो हेडक्वार्टर से जो आती हैं, जो आंदोलन क्या करना है, हमको कौन सा मुद्दे के लिए जो है लड़ाई लड़नी है, और जनता के हित के कार्य करने के लिए जो है सबको एकदम बिल्कुल 24 आवर्स जो है सजग रहना है। तो बहुत बढ़िया ढंग से काम चल रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं साहब कि भाजपा और कांग्रेस में बहुत अंतर है। कांग्रेस ने अगर गलत करा है तो उन्होंने अपने नेताओं को जेल भी पहुंचाया है। तब संवैधानिक संस्थाएं जिंदा थी, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, या ये सतर्कता आयोग हो, इनकम टैक्स हो। अब तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले स्वतंत्र थी, लेकिन अब तो ये उस पर भी जो है अपना एकाधिकार जताने की बार बार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन पूरा प्रयास है। चाहे वो हमारा निर्वाचन आयोग हो, ये तमाम चीज़ें, ये ऑडिट, जिसको ऑडिट वाली जो है महालेखाकार कैग, आज कहीं दिखता है आपको कि कोई कैग की रिपोर्ट आ रही हो सरकार के खिलाफ? या ईडी की मजाल है किसी भाजपा के नेताओं को जो है रेड मार दे, या इनकम टैक्स की है इतनी हैसियत आज के दिन पे किसी भाजपा के नेता के यहाँ चले जाए?
या इस निर्वाचन आयोग की है इतनी हैसियत कि वो किसी भाजपा के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे। लेकिन कांग्रेस के टाइम पर ये सारी उन्होंने गलत किया है तो उन्होंने अपने नेताओं को भी जेल भेजा है। ये सुरेश कलमाठी जो था खेल मंत्री, जब कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, किसने जेल भेजा था? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी और उसको जेल भेजा, अपने ही मंत्री को। ये तो चलो कांग्रेस का, लेकिन वो ए राजा कन्मुंजी जो वहाँ की थी, वो तो डीएमके की थी, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रही थी। उसके बावजूद उन्होंने कहा सरकार गिरे तो गिरे, लेकिन उसको जेल भिजवाया, ए राजा को भी, कन्मुंजी को भी। महाराष्ट्र में आदर्श सोसाइटी घोटाला हुआ था। मैं ये सच्चाई इसलिए बता रहा हूँ, लोगों को पता नहीं है। जो है वो मुख्यमंत्री वहाँ के महाराष्ट्र के अशोक चौहान, उससे रिजाइन दिलाया गया। मुख्यमंत्री से जो है रिजाइन दिलवाया। यहाँ का मुख्यमंत्री दे सकता है रिजाइन, या भाजपा का कोई मुख्यमंत्री दे सकता है रिजाइन? कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री से उस घोटाले में सम्मिलित में आया था नाम, उन्होंने उससे इस्तीफा दिलवाया। जब 26/11 का अटैक हुआ था वहाँ पे मुंबई में, शिवराज पाटिल, उनको रिजाइन दिलवाया गृह मंत्री। क्या आज ये अमित शाह ये दे सकता है रिजाइन? पुलवामा हुआ, इतना बड़ा जो है पहलगाम हमला हुआ है, निर्दोष लोग मरे हैं, क्या दे सकता है रिजाइन? लेकिन 26/11 का अटैक हुआ था, भारत के गृह मंत्री ने रिजाइन दिया। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। कांग्रेस ने कभी संवैधानिक संस्थाओं पे जो है कब्जा नहीं करा। इन्होंने आज जो है ये चुनाव थोड़ी जीतते हैं, ये इन सारी संस्थाओं के बदौलत जो है चुनाव जीत रहे हैं। इनसे डरा धमका के जो है चुनाव जीत रहे हैं। आज मैं सौगंध खा के आपसे बात यहां पे मैं कह रहा हूं धस्माना जी, आज बल्कि कांग्रेस में सफाई हो गई। जितने भी भ्रष्ट, करप्ट, जितने घोटालेबाज थे, वो सब जो है भागे भाजपा में। कोई ईडी के डर के मारे, कोई सीबीआई के डर के मारे, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी थे, जितने करप्ट थे, वो सारे के सारे जो है भाग गए भारतीय जनता पार्टी में। आज बल्कि कांग्रेस में सफाई हो गई बहुत बढ़िया ढंग से। आज जो यहाँ पर है वो अपने बलबूते पे है। अगर करप्ट होता, दलाल होता, भ्रष्टाचारी होता, अब तक तो इनकी सीबीआई और इनका ईडी छोड़ने वाला किसी को, अब तक जेल में सड़ रहे होते। वो जितने डरपोक थे, जितने भ्रष्ट, डरपोक वही होता है जो गलत होता है, वही डरता है। जो ईमानदार है वो काहे को डरेगा? क्यों डरेगा? जो लोग आज छोड़ के गए हैं वो सारे भ्रष्ट थे, करप्ट थे, भ्रष्टाचारी थे। आज वो सब के सब भाजपा में चले गए। कांग्रेस में बिल्कुल सफाई हो रखी इस टाइम, जो है बिल्कुल साफ सुथरा अपने बदौलत है। आज अब यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया सफाई हो गई। आज वो पूरे अपने पुराने स्वरूप में आ गई है कांग्रेस अपनी। बिल्कुल दमदार ढंग से जो है 2027 की लड़ाई लड़ेगी और जीतेगी। किस तरीके से आपने कहा कि सबको जिम्मेदारी बांट दी गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा, तो ओम गोपाल रावत जी को भी क्या नरेंद्र नगर विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है कि आपको? नहीं, हम लोग तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। हम लोग तो धस्माना जी, हम तो जो बड़े लीडरशिप हैं, जो चेहरे हैं, जिनकी जनता में स्वीकार्यता है, हमको नरेंद्र नगर से बाहर कौन जान रहा है? अब जो बड़े नेता हैं उनको पूरा उत्तराखंड जानता है, बल्कि पूरा देश जानता है, पूरा कांग्रेस पार्टी का हाईकमान सबको जानता है। हम तो बहुत छोटे हैं, हम लोग तो सिर्फ यही नगर तक ही सीमित हैं। लेकिन हम तो जो कह रहे हैं, अपने बड़े नेता जो हैं वो अब एकजुट हैं, एकमुट हैं, बिल्कुल कमांड रूप से सबको जो है जिम्मेवारियां दी गई हैं और वो बहुत बेहतर काम जो है अपने अपने जो उनको दायित्व दिया गया है, बेहतर ढंग से उसको काम को कर रहे हैं। और 2027 में निश्चित बिल्कुल ये 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर फुल मेजॉरिटी में जो है कांग्रेस सरकार आने वाली है। जी, 2027 की आपने बात करी। अंत में आपसे ही जानना चाहूँगा कि एक राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं, एक राज्य आंदोलनकारी के तौर पर संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या देखते हैं कि उत्तराखंड में क्या बदलाव होने चाहिए? अब बदलाव तो सबसे पहले तो युवाओं का है, जिसके लिए इतना बड़ा संघर्ष करा गया है। उत्तराखंड का अस्तित्व की बात है। हम लोग कभी नहीं, जैसे उत्तराखंड क्रांति दल की आपने बात, मैं उनकी सिर्फ एक चीज़ से वो रखता हूँ, विचार मेरे सहमत नहीं होते हैं उनमें, कि वो
पहाड़ मैदान वाली जो है ना, जय पहाड़ी वाली बात, देखो यहाँ पे वो लोग भी जो प्लेन में रह रहे हैं, चाहे वो देहरादून में रह रहे हैं, हरिद्वार में, उनका हमारा हमसे पुराना इतिहास है। जो हरिद्वार में रह रहा है अब व्यक्ति, जो चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, कहें उनको इतिहास पता नहीं हजारों साल का है। तो ये बातें नहीं करके हम लोगों को जो है एकजुटता के साथ, सारा हमारा ये एक परिवार है, हमारी लड़ाई तो उनके लिए जो कल आ रहे हैं और आज यहाँ के ऐसा ही बन के हमारा हकों पे डाल रहे हैं। ये पहाड़ मैदान की बात नहीं है, ये सिर्फ वो वाली लड़ाई है कि जो कल आ रहे हैं, और ऐसे ही निवास की कोई परिभाषा है ही नहीं, सबके बने जा रहे हैं, धड़ाधड़ बने जा रहे हैं। आप यहाँ के मूल निवासी, आप भी ऐसे ही हो गए, जो ये कल आ रहा है वो भी ऐसे ही हो गया, फर्क क्या रह गया हम में? इस चीज़ की जो है हमको लड़ाई लड़नी है, और ये हम लोग लड़ते आए हैं, और अब मौका मिला तो इस पे जो है पूरे ढंग से जो है इसकी हमारी पॉलिसी बनेगी। दूसरा जो है, सेंट्रल में अगर हमारी सरकार आ गई, वैसे राज्य सरकार जैसे बनेगी, तो हमारे मैनिफेस्टो में आने वाला है सबसे पहले, अगर यहाँ से कोई संकल्प पारित होकर भारत सरकार को जाएगा तो वो यही जाएगा कि ये अग्निवीर की प्रक्रिया को ख़त्म करा जाए। ये सबसे बड़ा कुठाराघात हमारी जो है यहाँ उस पे उत्तराखंड के निवासियों पे हुआ है। और हमको जो रियायतें पर्वतीय राज्य होने के नाते जो सब्सिडीज हमको मिलनी चाहिए थी, वो सब्सिडी जो है सरकार ने बिल्कुल बंद कर दी है। इस पे जो है हम पुरजोर ढंग से, क्योंकि अभी हमारे संसाधनों की भी कमी है, हम लोग अभी जितना था वो तो ये भाजपा के नेता लूट खटसूट करके जो है पूरा उत्तराखंड बर्बाद करके रख दिया है। तो प्रदेश चलेगा कैसे? बहुत ज़्यादा बोझ भी जनता पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जनता की कोई इनकम तो है ही नहीं है। तो वो पैकेज जो मिलता रहा है पर्वतीय राज्य होने के नाते, पहले भी मिलता रहा है, वो आज भी जो है उसकी ज़रूरत है उत्तराखंड में। क्योंकि अगर उत्तराखंड को आगे बढ़ना है तो ईमानदारी के साथ इसको जो है उनको जो है आर्थिक पैकेज से दे के, जब तक ये अपने स्वरूप में नहीं आ जाता, डेवलप नहीं हो जाता, तब तक जो है ये उनको ये रियायत मिलनी चाहिए। और दूसरा, जितने भी ये भ्रष्टाचार जो ये हैं हुआ है, इनकी जो है गैरसैंण भी मुद्दा रहेगा। गैरसैंण हाँ, बिल्कुल वो तो मुद्दा है ही है। गैरसैंण को वहाँ जितना भी काम हुआ है ये सब कांग्रेस की सरकार ने तो करा है। माननीय हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री जी थे, उनके लिए अलग से प्रावधान करा। राज्य स्थापना दिवस उन्होंने बाकायदा जो है एक आर्थिक वहाँ पैकेज की घोषणा करी है। वहाँ सारी जितना विधानसभा बन गया है, सेक्रेटरीट उधर बन गया है, अभी और थोड़ा बहुत कुछ काम रह गया होगा, वो भी अब तक हो जाता। लेकिन वो तो इन लोगों ने जो है ध्यान ही नहीं दिया। भाजपा को तो इससे लेना देना ही नहीं है, वो तो सिर्फ मुद्दों को जिंदा रखना चाहती है, बस उसके नाम पे वोट लेना चाहती है। भाई हिंदू मुस्लिम जिहाद 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 कर दो। बने गए थे विश्व गुरु बनने, अब बन गए विश्व गुरु बन गए हैं। पूरा इतना विष फैल गया पूरे देश भर में, ये कभी इतना विस्फोटक रूप धारण कर देगा कि पता नहीं कितने निर्दोष लोग जो है बलि की भेंट चढ़ जाएंगे बेचारे, अगर ऐसे ही चलता रहा जो इनके कारनामे चल रहे हैं। और सिर्फ मकसद नहीं है वो, सिर्फ वोटों के लिए, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए कि हाँ ये हैं हिंदुओं के ठेकेदार। बस दूसरे जो ये कांग्रेसी हैं, ये दूसरे दल के हैं, ये सब, ये तो हम लोग भी हिंदू में। ऐसा कौन सा नेता है जो हिंदू नहीं है, जो सनातनी नहीं है? लेकिन इन्होंने सबको जो है मुस्लिम घोषित करवा दिया कि बस जो बीजेपी में है वही है हिंदू बस। बाकी तो इन्हें तो अब तो शंकराचार्य जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो हमारे प्रतीक हैं पूरे सारे उसके हिंदू धर्म के जो है सबसे बड़े ध्वजावाहक जो हैं, उन तक की जो है ऐसी बेइज्जती हो रही। तो ये हैं कोई हिंदू धर्म के रखवाले और हिंदू धर्म वाले जो शंकराचार्य जी को तक नहीं बगस रहे हैं। तो ये इनका दिखावा है, ढकोसला है। ये आपकी मतलब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस उठा रही है और जनता को जो है सच दिखा रही है कि आखिरकार ये सच क्या है। 2027 की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो सबको गाइड कर रहा है, एक ब्लूप्रिंट पर जो है आप लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड को लेकर क्या कोई विशेष ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है? केंद्र से कोई विशेष जो है आपसे बात की जा रही है वरिष्ठ नेतृत्व से कि किस तरीके से हम 2027 में आने जा रहे हैं उत्तराखंड में? बस केंद्र को भी पता है, पिछली बार भी सरकार बन रही थी, वो तो वही
जिहाद वाला मामला साहब, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं हरीश रावत जी, वही इतना फैला दिया, जबकि ना कहा गया, ना कोई उन्होंने कहा भी है। हरीश रावत जी ने उन पे मान आने का दावा भी उन्होंने ठोक रखा, लेकिन झूठ को उन्होंने इतने तेज़ी से फैला दिया। मोदी जी श्रीनगर में आए, एक सेकंड भी शायद हुआ नहीं था इनके द्वारा यहाँ बोला गया, जो भाजपा के बोल रहे थे वो मोदी जी ने कैच कर दिया। श्रीनगर वो सीधा खुलेआम मंच से बोल गए कि उत्तराखंड वाले देवभूमि वासियों, अब आप जो हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी तैयार रहिए। प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो ये पत्थर की लकीर हो गई। उनको पता ही नहीं कि झूठ बोल के चले गए हैं। लोगों ने सोचा वाकई में इधर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलती है, ये तो बुरा हो रहा है। नहीं तो 110% जो है कांग्रेस की सरकार थी ये बन रही यहाँ पर। कोई ताकत नहीं थी जो उस टाइम सरकार में बनती। वैसे ही हालात आज तो और बढ़िया हैं। बस अब रोना धोना ये मुस्लिम वाला भी छिड़ेंगे, अभी कई करेंगे वो, क्योंकि इनके पास दूसरा मुद्दा कुछ है ही नहीं। ये हिंदू मुस्लिम ही करवाएंगे, अभी 50 दंगे फसाद करवाएंगे, अभी पता नहीं कितना जिहाद का नाम लेंगे अभी चुनाव आते आते। बस यही एकमात्र इनका उद्देश्य है और एक ही हथकंडा रह गया बस। बाकी इनके पास काम के नाम पे बताने को कुछ नहीं है। बेरोजगारी के नाम पे इनकी जुबान बंद है, भ्रष्टाचार के मामले में इनकी जुबान बंद है, भू माफियों के नाम पे, खनन माफियों के नाम पे, शराब माफियों के नाम पे इनकी जबान पे ताले लगे हुए हैं। कोई जवाब नहीं है, बस ये जिहाद का ही करेंगे। अब हिंदू मुस्लिम का ही वो लाएंगे एंगल ढूंढ के, अब जगह जगह यही दंगे फसाद करवाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए, चुनावी इस महासंग्राम पर आपसे लगातार जो है हम बातचीत करते रहेंगे और आपसे जानते रहेंगे कि आखिरकार कांग्रेस क्या लेकर आने जा रही है। साल जो है चुनावी साल जो है हमारा 2027 को, उसको लेकर के बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका हमारे से इस खास बातचीत के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारी खास मुलाकात ओम गोपाल रावत जी से, जिन्होंने बताया कि आखिरकार कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने आने जा रही है। इसी तरह की खास मुलाकात आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। आज के लिए इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।